हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक है आर के शर्मा। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रवाद जो लेसन है वो उसमें जो टॉपिक था वो था राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में जो है पहले भी आपको पढ़ाया गया है, कुछ टॉपिक जो है आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं। आज जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में अपन पढ़ाएंगे, इसे पहले भी क्लास में पढ़ाया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। तो आत्मनिर्णय के अपने दावे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसकी पृथक राजनीति इकाई और राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ चलती है, साथ साथ जो कार्य किया जाता है। और निर्णय ऐसे दावों का एक स्वतंत्र राज्य अपनाने की एक इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षण से माना जाता है। इसलिए आज के जो माना गया है। देखिए, इसके बाद जो लेसन है, दूसरी तरफ जो तरह के कुछ दावे 19वीं शताब्दी में भी किए गए हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ है, दूसरे तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप के सामने भी आए। उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। कब? 19वीं सदी के यूरोप के सामने आए। उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा कि एक ही संस्कृति एक ही राज्य होना चाहिए, एक ही देश होना चाहिए, एक ही संस्कृति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों का पूर्ण व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को जो है आजमाया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है राज्यों की पूर्ण व्यवस्था हुई, तो उसमें एक संस्कृति और एक राज्य के विचार को आजमाई गई। वर्साई की संधि में बहुत छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांग को संतुष्ट करने से राज्य की सीमाओं में बदलाव हुए। इससे सीमाओं को एक दूसरी सीमाओं में बड़ी संख्या का विस्थापन हुआ। जब ये कहा गया कि एक ही संस्कृति एक ही राज्य होना चाहिए, तो जनसंख्या क्या हुआ, अलग अलग जो है जनसंख्या अलग अलग देशों में गए, विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह में गए, तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम से लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह उन्हें बाहर धकेल दिया गया। तो ये पीढ़ियों से उनका घर था, कई पीढ़ी से उनका घर था, लेकिन वो लोगों को संस्कृति के कारण या भाषा के कारण या धर्म के कारण एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा, तो समस्याएं उनके सामने आई। बहुत सारे लोग जो है सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए। तो कई लोग जो है सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार हुए। अलग अलग समुदाय को अलग अलग राष्ट्र मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद ये सुनिश्चित करना संभव नहीं सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। वास्तव में अधिकतर राज्य की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू ये था कि बहुत सारे राष्ट्रवादी समूह को राजनीतिक मान्यता प्रदान की, जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे। वो अपने भविष्य को तय करने और अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे, लेकिन राज्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या जो कि त्यों बनी रही। क्योंकि कई राज्यों में एक संस्कृति के जो लोग होते हैं जो अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या जो है राज्यों के सामने सबसे बड़ी समस्या पाई गई। आज भी अल्पसंख्यक जो जाति है, आज भी वो समस्या हर देश के पास बनी हुई है। जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना है कि राष्ट्रीय संविधान राष्ट्रीय समूह का सम्मान और मान्यता प्रदान करेगी, साथ ही वहाँ के लोगों की सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार, समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ की प्रत्येक संस्कृति समूह जिसमें कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे के लिए राजनीतिक स्वाधीनता और राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ।
इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण और सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार उन राष्ट्रों में विरोधाभास की स्थिति सामने आई। विरोधा जो है बासी स्थिति में पाते हैं और जिन्होंने संघर्ष की जो है बदौलत संविधानता प्राप्त करने की कोशिश की। बदौलत संविधानता प्राप्त की, लेकिन अभी अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूह का विरोध कर रहे हैं। अब जो राष्ट्र में जो निवासी हैं, अल्पसंख्यक जो जाति है, वो आज विरोध कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो देखिए, आज दुनिया में सारी राज सत्ताएँ दुविधा में फंस गई है कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए। उसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्य के गठन में नहीं, वरना वर्तमान राज्य को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने से ही इसका समाधान हो सकता है। कि दुनिया में बोला कि आत्मनिर्णय का अधिकार तो सब व्यक्ति को चाहिए, तो हर व्यक्ति को संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति के लोग भी निवास करते हैं, भाषा भी अलग अलग बोली जाती है, संस्कृति भी अलग अलग है। आप उसको एक नहीं माना जा सकता। इसलिए कि इसका समाधान एक ही है, वर्तमान जो राज्य नए लोकतांत्रिक राज्य बन रहे हैं, समतामूलक समाज बनाए कि सबको समान अधिकार दिया जाए, लोकतंत्र देश बनाया जाए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए और समतामूलक समाज बनाया जाए। तभी ही जो आत्मनिर्णय के अधिकार सबको मिलेगा और आत्मनिर्णय की सुरक्षा होगी और राष्ट्र का जो है राष्ट्रवाद का भी भावना है वो भी आगे बढ़ेगी। हर व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम करेगा। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। अगली क्लास में आपको अगला टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद। और इसमें आपके जो है आत्मनिर्णय के बारे में कुछ बताया गया है कि वास्तव में आत्मनिर्णय की मांग कौन कौन सी की, क्या की। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की मांग दुनिया के विभिन्न भागों में उठ रही है। आइए ऐसे एक मामले पर नज़र डालें। स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेस राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, मान्यता दे रखी है। लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वह चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल ही में हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया। तो बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उसकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत भिन्न है और उनकी भाषा है वो स्पेनी भाषा से बिल्कुल नहीं मिलती है। तो हालांकि आज बास्क की मात्र 1/3 भाषा को समझ पाते हैं। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना और विशेष स्पेन से भौगोलिक तौर पर मानते हैं, भौगोलिक तौर पर जो है अलग करती है। रोमन काल से अब तक के बाद क्षेत्र में स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता की कभी समर्पण नहीं किया। उसकी न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रणाली उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था के जरिए संचालित होती है। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं सदी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसके विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की। 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाही प्रिंसिपों और स्वायत्तता में कटौती कर दी, जिससे बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, जहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन बास्क के आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति स्नेह और क्षेत्र में भारी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी समाधान हो चुका है। क्या आपके विचार से देखिए, क्या आपके विचार में बास्क के राष्ट्रवादियों के अलग राज्य की मांग करते हैं? जायज़ है? क्या बास्क एक राष्ट्र है? या इस सवाल के उत्तर देने से पहले आप किन बातों की जानकारी करना चाहिए? तो क्या आप दुनिया के दूसरे भागों में उड़ान के विचार कर सकते हैं? क्या आप अपने देश के क्षेत्र में समूह के बारे में विचार कर सकते हैं? इस बात की मांग की जा रही। तो आपको जो इस लेसन में आपको पढ़ाया गया कि स्पेनी जो भाषा बोलने वाले स्पेन देश में जो एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें भाषा अलग ही बोली जाती है, उनकी संस्कृति अलग है, तो वो लोग अल्पसंख्यक वो कह रहे हैं कि हमें अलग ही देश बना दिया जाए। तो वो भी एक
अलग ही राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस लेसन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आत्मनिर्णय जो लिया जाए या राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाया जाए तो किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके बारे में इस लेसन में आपको बताया गया कि राष्ट्र के प्रति भावना किस प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।